और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो ना होती तो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। कहते हैं जिसको इश्क तबीयत की बात है। और ओपी नैयर साहब ने, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया, वो इनकी आवाज को लेकर ही आगे बढ़े। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। ओपी नैयर साहब ने इनकी आवाज की तारीफ में तो यहाँ तक कह दिया कि इनकी आवाज मंदिर में लगे उस घंटी की तरह है जो सीधे दिल में घर कर जाती है। बेकार बात है जो नसीहत की बात है। लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन साहब ने भी कहा था कि इनकी आवाज ने मेरे संगीत को 4 चांद लगा दिए। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर हर दिल अजीज गायक किशोर दा और लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन 40 के दशक में इसी सिंगर के साथ एज ए कोरस बॉय गाते थे। तेरे मेरे दिलों में फिर मीठा मीठा दर्द हो, हाय मीठा मीठा दर्द हो, फिर देख मजा। भारतीय संगीत के सुनहरे दौर की बुनियाद रखी गई थी इस वादे के साथ, और वो वादा ये था कि जब तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी, और वो भी अपनी आधी फीस में। वो वादा था लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन के साथ। पगड़ी पहन के तुरेदार करता क्यों है। और किशोर दा के लिए दिल से निकली एक आवाज थी कि ये लड़का एक दिन हिंदी सिनेमा में इतिहास रच देगा, और उनका आशीर्वाद किशोर दा के साथ ऐसा फला जिसको फलीभूत होते हुए हम सबों ने देखा। मुंह से इनकार जो ये करते हैं, साफ जाहिर है हम पे मरते हैं। और इनकी आवाज का जादू ऐसा था कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले को भी इन्हीं की तरह गाना गाने के लिए कहा जाता था उस दौर में। राज छुपता नहीं छुपाने से, और मचलेगा दिल दबाने से। और यही वजह थी कि 1944 से लेके 1956 तक लता जी और आशा जी की गायकी में इसी गायक की झलक दिखती थी। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज गायिका पद्म भूषण शमशाद बेगम की। अपना बना ले मेरी जान। अपनी गायकी को जारी रखने के लिए शमशाद बेगम अपने परिवार की वो हर शर्त मानती चली गईं, लेकिन एक ही बात नहीं मानी। कौन सी वो बात थी जो शमशाद बेगम ने अपने परिवार की वो नहीं मानी और उनके इस शर्त को दरकिनार कर दिया? आखिर क्यों शमशाद बेगम जब अपनी करियर की बुलंदी पर थीं, तो उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत को अलविदा कह दिया? आखिर क्यों शमशाद बेगम को लगा कि उनके साथ गंदी राजनीति हो रही है? आखिर क्यों शमशाद बेगम की बेटी ने यह आरोप लगाया हिंदी सिनेमा के संगीत के ठेकेदारों पर कि उनकी अम्मी के साथ एक गंदी राजनीति हुई है? और क्यों राज कपूर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि शमशाद बेगम ने मेरी जिंदगी बना दी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया? जानेंगे और भी बहुत कुछ शमशाद बेगम की जिंदगी से जुड़ी उन तमाम पहलुओं को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। ये कहानी शुरू होती है लाहौर के एक स्कूल से, जहां के प्रिंसिपल ने उनके टैलेंट को पहचाना था। सन 1924 में इस छोटी सी बच्ची की सुरीली आवाज सुनकर उसे स्कूल का प्रेयर हेड बना दिया गया। शुरुआत ऐसे ही होती है। उन्होंने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन जो भी उनका गाना सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। 13 साल की उम्र में ही इस छोटी सी कलाकार ने जीनोफोन रिकॉर्ड्स के लिए गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ही समय में इस कंपनी के लिए 200 गाने रिकॉर्ड कर लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जो बाद में चलकर अपने समय की सबसे महंगी गायिका हो गई थी। शमशाद बेगम की गायन महत्वाकांक्षाओं को उनके परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। जब एक रिकॉर्डिंग कंपनी उनके साथ अनुबंध करना चाहिए उनके गीतों के लिए, तो उनके पिता ने उन्हें एक शर्त पर उन्हें गाने की इजाजत दे दी कि वो जब भी गाने की रिकॉर्डिंग करेंगी तो बुर्का पहनेंगी।
और किसी को भी अपनी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं देंगी। उनके कई प्रशंसकों ने केवल 1970 के दशक में एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में देखा कि वो कैसी दिखती है, लेकिन संगीतकार गुलाम हैदर और सारंगी वादक उस्ताद हुसैन बख्श के मार्गदर्शन में उनका करियर 1930 के अंत में शुरू हुआ, जब उन्होंने पेशावर और लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया। उन्हें हर गाने के लिए 12 रुपए 50 पैसे मिलते थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। मैं बात 1930-1940 की कर रहा हूँ। शमशाद बेगम साल 1932 में गणपत लाल भुट्टो से मिली थीं। उस जमाने में छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। शमशाद के घर वाले भी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद जिसे प्यार करती थीं, जिसे पसंद करती थीं, उसे शादी करना भी चाहती थीं। सन 1934 में देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे। लाहौर से लेकर अयोध्या नफरत में जल रहा था, पर शमशाद बेगम और गणपत लाल भुट्टो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दो प्यार करने वालों को भला जमाने की फिक्र क्या। दोनों के घर वाले तक इस शादी के खिलाफ थे। हर तरफ इनकी चर्चा थी। लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। लोग ताने मारना शुरू कर चुके थे, मगर अंत में जीत प्यार की ही हुई। दोनों ने शादी कर ली। शमशाद बेगम के बॉलीवुड करियर की बात करें तो देवानंद की पहली फिल्म सीआईडी में उन्होंने एक गाना गाया था, लेकर पहला पहला प्यार। श्रोताओं का शमशाद से ये पहला प्यार ही था, जो हमेशा बरकरार रहा, पहले प्यार की तरह। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। शमशाद बेगम के किसी भी गाने का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वे आज भी सुनने में नए से लगते हैं, और ऐसा लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियां भी इन्हें हमेशा यूं ही नया रखेंगी। कतिया करूं तेरा रूं कतिया करूं। इसके तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि फिल्म रॉकस्टार का गाना कतिया करूं काफी हिट रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना शमशाद बेगम ने 50 साल पहले गा दिया था। मरहूम गायिका शमशाद बेगम ने कतिया करूं को सन 1963 में गाया था, और ये गाना ब्लैक एंड व्हाइट पंजाबी फिल्म पिंडी कुड़ी में अभिनेत्री निशा पे फिल्माया गया था। कतिया करूं तेरी रूं, कतिया करूं तेरी रूं। शमशाद बेगम ने अपनी आवाज की विविधता को साबित करते हुए पश्चिमी धुन पर आधारित गाने भी गाए। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र द्वारा कंपोज किया हुआ गाना आना मेरी जान संडे के संडे गाकर धूम मचा दिया था उस वक्त। ये शमशाद बेगम का पहला गाना पश्चिमी धुन पर आधारित था। आना मेरी जान संडे के कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हिंदी सिनेमा में उनका पहला ब्रेक 1941 में डीएम पंचोली की फिल्म खजांची में हुई, जो अपने समय की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट थी। शमशाद बेगम, जिन्होंने फिल्म में सभी 9 गाने गाए, शमशाद बेगम के पास जो भी आता मदद के लिए, वो उसे ना नहीं कर पाती थी। शमशाद बेगम और राज कपूर से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा है। राज कपूर उनसे मिलने गए थे जब वो अपनी पहली फिल्म आग बना रहे थे। राज कपूर ने कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ। राज कपूर ने शमशाद बेगम से कहा कि आप हमेशा नए लोगों की मदद करती हैं। मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, लेकिन चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में गाना गाएं। शमशाद बेगम पृथ्वीराज कपूर का सम्मान करती थीं, इसलिए राज कपूर के आग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया और आग फिल्म में गाना गा दिया। दिल टूट गया, जी छूट गया, किस्मत ने मिटा कर छोड़ दिया। ये फिल्म सुपरहिट रही और ये गाना भी। राज कपूर को जिंदगी में इतना बड़ा ब्रेक मिला, और वो भी शमशाद बेगम का उसमें इतना सहयोग था, लेकिन राज कपूर कभी भी वापस लौट के नहीं गए शमशाद बेगम के पास। और राज कपूर ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन उन्हें एक गायक के रूप में लेने की अनुमति नहीं देंगे।
वर्षों बाद सत्यम शिवम सुंदरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सामने ये घोषणा की कि उसने मेरी जिंदगी बनाई लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। शमशाद बेगम के पति की मृत्यु के बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया। वो सारा दिन रोती रहती और कुरान पढ़ती। सबने सोचा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक दिन नौशाद साहब ने शमशाद बेगम को समझाया कि आप अपने प्रशंसकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। नौशाद साहब के समझाने के बाद महबूब खान साहब, जो 1957 में मदर इंडिया बना रहे थे, वो शमशाद बेगम के घर आए और उन्होंने उनसे कहा कि आप घर में इस तरह मातम का माहौल बनाकर अपनी बेटी के लिए एक बुरी मिसाल कायम कर रही हैं। शमशाद बेगम 3 साल से शोक मना रही थीं। महबूब खान साहब के समझाने के बाद शमशाद बेगम का मन बदल गया। ये गाना आज भी शादियों में गाया जाता है। छोड़कर अपने बाबुल का अंगना चली, होली आई रे कन्हई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, किसी से प्यार करके हम तो हैं खुश होने वालों में। शमशाद बेगम एक राजसी महिला थीं, लेकिन बहुत ही शर्मीली थीं। वो कभी भी अपने फिल्मों के प्रीमियर में शामिल नहीं हुई। शमशाद बेगम 2000 रुपए प्रति गीत, वह अपने समय की सबसे महंगी भुगतान पाने वाली गायिका थीं। शमशाद बेगम की बेटी उषा रात्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां फिल्म उद्योग की गंदी राजनीति की मूक शिकार थीं। उन्होंने कभी किसी फिल्म निर्माता निर्देशक के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं कहा। वह मुझसे कहती थीं कि यदि आप शीर्ष पे हों तो आपको भी नीचे आना चाहिए, और मैं जब नीचे आऊंगी तो काम मांगने के बजाय गरिमा के साथ फिल्म उद्योग को छोड़ दूंगी। और मेरी माँ ने ऐसा किया भी। गम का फसाना किसको सुनाए, गम का फसाना किसको सुनाए। और जीवन के एक पड़ाव पर शमशाद बेगम ने महसूस किया कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में जितने अधिक हिट दिए हैं, उतने ही कम प्रस्ताव शमशाद बेगम के पास आए, और उनके मन में ये सवाल चलने लगा कि उनके साथ कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन वो उसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। दिल कैसे दिखाएं। शमशाद बेगम की बेटी उषा रात्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अम्मी को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बजाय राजनीति के माध्यम से उसके पद को छीन लिया गया। शमशाद बेगम ने उनसे एक बार कहा था कि अगर कोई मुझे हरा देता तो मैं स्वागत करती, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया। सन 2009 में शमशाद बेगम को हिंदी फिल्म संगीत के उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जैसे ही शमशाद जी को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, भावुक शमशाद बेगम ने कहा कि मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आप लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ। एक इंटरव्यू में शमशाद बेगम की बेटी ने बताया था कि अम्मी ने मीडिया की चकाचौंध से दूर शांति से मरने का फैसला किया। वो चाहती थीं कि लोग उन्हें पुराने जमाने की चुलबुली गायिका के रूप में ही याद रखें, और नहीं चाहती थी कि उनके शरीर की तस्वीरें प्रकाशित हों। शमशाद बेगम एक मुस्लिम के रूप में दिन में 5 बार नमाज अदा करती थीं, लेकिन उन्होंने एक हिंदू परिवार में शादी की थी, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के साथ दाह संस्कार करने का अनुमति दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मीडिया इसके बारे में कोई भी बात करे। वो तो बस इतना चाहती थी कि मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपके दिलों में बसना चाहती हूँ अपने संगीत के साथ। वो कलाकार थीं, और कलाकार कभी मरते नहीं। सैया देखे मोहे प्यार से, आई आई राजा तोरे पास रे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना। मेरे दिल में प्यार की आग पिया है, लगी रही लगी रही लगी रही। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई इश्क तबीयत की बात है।
दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अब अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।